अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस करना है। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहे। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन सेम एंड वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये बेसिकली बॉयल्स लॉ ही के बारे में वो हमें बता रहा है। बॉयल्स लॉ क्या है ये हम इंट्री क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। इंट्री क्लास में हमने P इज़ इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाई V इंटू 1/2 mv²। तो ये अगर हम ये देखें इसमें ये 2n उस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और क्योंकि बॉयल्स लॉ की ये डेफिनेशन है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये चीज़ भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें सर्कल वाली क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसकी जगह कांस्टेंट लिख लें और बटे में वॉल्यूम। इक्वल और कांस्टेंट जब होते हैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी का नाम दे देते हैं। तो ये है मेरे पास बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये सारी ही बॉयल्स लॉ है लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से इस टर्म को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, कांस्टेंट। तो हम बॉयल्स लॉ को मैथमेटिकली फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं जो हमने अभी प्रूव किया। पी और वॉल्यूम में इन्वर्सली रिलेशन है जो कि हमें ये बताता है पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है। तो पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, तो हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है। तो मैं लेट अस कंसीडर हमारे पास एक सिलेंडर है और ये उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है, और ये हमने चंद एक बॉट वेट रखे हुए हैं जो कि प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग पे इसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर Ti है और प्रेशर Pi है। और कुछ देर के बाद हम यहाँ से प्रेशर कम करते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल में सिर्फ और सिर्फ हमने प्रेशर ही को कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, जबकि बाकी चीज़ों को हम वेरी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ से प्रेशर को कम किया तो कम करने से ये पिस्टन जो सा होगा ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड होगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ये पिस्टन ने क्या किया, ऊपर की तरफ मूव किया, और यहाँ पर प्रेशर कम किया तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर वॉल्यूम BF, टेम्परेचर TF और प्रेशर PF है, और हमने इसको HTR हाई टेम्परेचर रेजरवायर पर रख दिया। हाई टेम्परेचर रेजरवायर का मतलब है जब चाहे हम यहाँ से इसको हीट दे सकते हैं। तो ये हीट DQ हम देंगे, ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब कि टेम्परेचर इसका सेम रहना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होगी तो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने फाइनल टेम्परेचर को कम नहीं होने देना। तो फाइनल टेम्परेचर कम होने ही लगेगा तो
हाई टेम्परेचर रेजरवायर से इस सिस्टम को हीट देंगे और इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और ये तमाम प्रोसेस हमने जौन सा है, ये तमाम प्रोसेस हमने स्लो प्रोसेस करना है, क्योंकि अगर हम अचानक इस प्रेशर को कम करके इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सडनली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हीट एंटर होते होते इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम होने से जो हमारी कंडीशन है कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, वो वैलिड नहीं होगी। तो टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट को वैलिड रखने के लिए हमारा ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है। तो हमारे पास है ये किसी भी ये सारी बातें हमने 3-4 लाइनों में यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा, गैस की इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, ये किसी भी प्रोसेस में गैस की इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है, डी होता है चेंज ई इंटरनल एनर्जी, ये बराबर है एन सी वी डेल्टा टी। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो टी आई इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर जो सा होगा वो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तो तभी तो ये कांस्टेंट होगा। अगर ये ऐसा है तो डेल्टा टी जो सा होगा चेंज इन टेम्परेचर वो क्या होगा, ज़ीरो। इस क्वेश्चन में चेंज इन टेम्परेचर पुट करेंगे तो ये ज़ीरो है, तो इंटरनल एनर्जी जो सी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, वो ज़ीरो होगी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करें, डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हमने अभी पीछे प्रूव की, इंटरनल एनर्जी इसके अंदर पुट करेंगे वो क्या होगी, ज़ीरो, और डी क्यू वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस क्योंकि यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर हुआ है इनिशियल वॉल्यूम से, तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन आएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव वर्क डन क्यों आया, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इसको अब हम ये माइनस उधर जाके, ये माइनस उधर जाके आ जाएगा प्लस, तो हम इसको लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये हमें इक्वेशन क्या बता रही है कि जितना ये वर्क हुआ, जितना ये ऊपर की तरफ गया, जितना उसने वर्क किया, उस वर्क में जितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई, जितना वर्क करने में एनर्जी यूटिलाइज हुई, उतनी ही एनर्जी हमने सिस्टम को हाई टेम्परेचर रेजरवायर से दे दी, जिससे इस सिस्टम का टेम्परेचर जो सा है वो चेंज नहीं हुआ। तो तब ये आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया जाएगा। तो हम ये बात पहले से भी जानते हैं कि ये जो सा सिस्टम है, इसमें हमने यहाँ पर अगर हमारे पास 5-6 स्टोन पड़े हुए थे, हमने एक स्टोन उठाया, तो एक स्टोन उठाने से डी का मतलब होता है चेंज वर्क में। एक स्टोन को यहाँ से जब हमने उठाया तो ये थोड़ा सा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, तो स्मॉल वर्क हुआ, तो डी रिप्रेजेंटेड स्मॉल वर्क, और प्रेशर पी, और ये क्या आ गया, डी वी। तो हम जानते हैं कि वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है पी डेल्टा वी होता है, तो पी डी वी लिख दिया। अब एक फिर दूसरा स्टोन यहाँ से उठाया तीसरा, तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा, इस साइड की इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करने से ये आ जाएगा डब्ल्यू, और ये पी, और इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा डी वी। तो टोटल वर्क हम ऐसे निकालते हैं डायरेक्ट, इस तरह हम ये वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। तो जो हमारे पास टोटल वर्क है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गैस एक्सपैंड हुई है, अगर गैस एक्सपैंड होती है तो वर्क कौन सा होता है, नेगेटिव वर्क होता है, मतलब फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आइडियल, अच्छा यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशन से पी को बाहर नहीं निकाल सकते, पी तब बाहर निकलता है अगर पी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ केस में पी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने आइसोथर्मल में कांस्टेंट रखना है, तो पी इज़ अ वेरिएबल। तो हम जानते हैं पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, पी यहाँ से निकालेंगे, पी इज़ इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी।
तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा W इज़ इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाई VdV। अब हम लिमिट इसके ऊपर अप्लाई कर दें। शुरू वाली लिमिट क्या है VI, फाइनल वाली लिमिट क्या है VF। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस W इज़ इक्वल टू माइनस NRT, और ये इंटीग्रेशन इनिशियल, ये NRT क्या है, ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या किया बाहर निकाल लिया। 1/V ये आ गया dV हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया है, ये जो सी इंटीग्रेशन है इसकी इंटीग्रेशन होती है log V के बराबर। तो हम लिखेंगे W इज़ इक्वल टू माइनस NRT और उसकी इंटीग्रेशन log V, और उसकी जो देखें ये V1 और V2 कैसे आया यहाँ पर हमेशा इनिशियल स्टेट आती है जो कि इनिशियल वॉल्यूम था V1, क्योंकि ये वॉल्यूम पर इंसार कर रही है ना, NRT तो कांस्टेंट, और फाइनल वॉल्यूम क्या है VF। तो यहाँ पर आ जाएगा VF। W इज़ इक्वल टू NRT इज़ इक्वल टू log VF माइनस log VI, ये चीज़ आ गई। अब हम मैथ के अंदर जानते हैं कि अगर दरमियान में माइनस हो तो log इंटू VF डिवाइडेड बाय VI। तो ये मेरे पास सिस्टम। अब हमने जो ग्राफिकली हम इसको अगर शो करेंगे तो हम कैसे शो करेंगे, ग्राफिकली मैं इसकी रिप्रेजेंट करता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम में, इसकी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। इधर आ जाएगा प्रेशर और इस साइड पर क्या है मेरे पास वॉल्यूम। तो जैसे जैसे देखें, जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करते जाते हैं वॉल्यूम क्या होता जाता है, इंक्रीज़ करता जाता है। तो हमने जब इसकी कर्व ड्रा की तो मेरे पास ये कर्व आई, और इस कर्व को हम नाम देते हैं आइसोथर्म कर्व। याद रखें PV डायग्राम के अंदर जो भी कर्व होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, MCQs में आ सकती है, जो PV डायग्राम के अंदर जो भी कर्व होती है, इस कर्व के नीचे जो एरिया होता है, ये जो सा एरिया होता है ये वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर आप इसके नीचे वाला एरिया निकाल रहे हैं, अगर कहते हैं कि 10 आता है, तो जो इसमें वर्क हुआ है वो कितना होगा 10 जूल। जो पिस्टन ने वर्क किया होगा, ऊपर की तरफ जाया होगा, लेकर गया होगा, वो कितना वर्क होगा 10 जूल। तो जो यहाँ पर वर्क होता है वो होता है एरिया अंडर कर्व। तो जो इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो सी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये हमारे पास एक आइसोथर्म है। और जितनी भी एनर्जी हम इसको देंगे वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो वर्क, ये जो नीचे एरिया अंडर कर्व जोन से है ना, यहाँ तक ये सारी जोन सी है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड, ये उसके वर्क को शो करता है। तो अब हमने यहाँ पर वर्क डन इज, ये नेगेटिव वर्क किस चीज़ को शो कर रहा है, नेगेटिव वर्क इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है, कब होता है, व्हेन VF ग्रेटर देन VI। तो इसमें ये बात है। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन के बारे में हमने डिस्कस करना है, बिल्कुल रिजेंबलिंग उसी सी जैसी चीज़ें, चंद एक बातों का सिर्फ डिफरेंस होगा। यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर है, और ये एक मूवेबल पिस्टन है। ये मूवेबल पिस्टन है हमारे पास, और यहाँ पर प्रेशर है। इनिशियल वॉल्यूम VI है, टेम्परेचर TI है, प्रेशर PI है, और हमने उस पिस्टन के ऊपर प्रेशर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया।
मीन्स कि हमने मूवेबल पिस्टन के ऊपर बार पहले 3 थे अब ज़्यादा कर दिए, तो ये नीचे की तरफ आएगा और इसका फाइनल वॉल्यूम जो सा होगा वो VF होगा, टेम्परेचर TF, प्रेशर PF, और हमने इसको लो टेम्परेचर रेजरवायर पर रखा हुआ है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये इसका वॉल्यूम कम होता है और जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं